तो देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी फोर्थ यूनिट, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसकी फोर्थ यूनिट को हम बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे होंगे। इस यूनिट में कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे एंड देन कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक PYQs परचेस नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप बहुत ही ईजिली उसे देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। एंड देखिए PYQs से होगा क्या ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कि किस किस तरह से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अगर एक टॉपिक आपने पढ़ा है तो उस टॉपिक को एग्जाम में जाकर किस तरह से कवर करना है, किस तरह से लिखना है, उन सारी चीजों का आपको पता लग जाएगा PYQs के थ्रू। सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ यूनिट। देखिए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है एंड थर्ड यूनिट है, तीनों अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। देन अब बात आती है फोर्थ यूनिट की। सो फोर्थ यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या हम किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह की टेस्टिंग होती है, क्या क्या टेस्टिंग के टाइप होते हैं, क्या टेस्टिंग का क्लासिफिकेशन होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, यूनिट टेस्ट, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, क्या क्या टेक्निक्स होती है जो कि टेस्टिंग में यूज होती है। तो सारी चीज़ों का ओवरव्यू हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हमें सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ों को हमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड टेस्टिंग है वो क्या है, यानी कि हमारी जो फोर्थ यूनिट है वो क्या है। सो अब हमारा जो टेस्टिंग है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। हमारी जो फोर्थ यूनिट है इसमें हमारा बहुत ही, यानी कि पूरी फोर्थ यूनिट ही बेस्ड है हमारी टेस्टिंग पे। टेस्टिंग के अलावा फोर्थ यूनिट में ज्यादा कुछ है नहीं, यानी कि सिर्फ टेस्टिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग, टेस्टिंग के टाइप, टेस्टिंग के तरीके, क्या क्या टेक्निक्स है, वो सारी चीजें कवर होती है टेस्टिंग में। यानी कि टेस्टिंग का हर एक चीज हम फोर्थ यूनिट में कवर कर रहे होंगे। सो देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने तरह की टेस्टिंग है, क्या क्या टाइप्स है टेस्टिंग के, क्या क्या तरीके हैं टेस्टिंग के, वो सब। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अब इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। सिर्फ दो ही तरीके हैं, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी प्रेजेंट में यूज हो रही है, मैनुअल टेस्टिंग पहले यूज होती थी, अभी भी बहुत जगह यूज हो रही है, एक जनरल जानकारी के लिए। देन अब हम देख लेते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग जो है वो तीन तरह से डिवाइड है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। तीन तरीके की टेस्टिंग और हो गई, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब व्हाइट बॉक्स को छोड़ देते हैं, ग्रे बॉक्स को छोड़ देते हैं, अब बात आती है ब्लैक बॉक्स पर। सो ब्लैक बॉक्स अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अब भाई फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इन तीन चीजों में डिवाइड होती है हमारी फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग अगेन तीन टाइप से डिवाइड है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग। अब हमारा जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो तीन पार्ट में डिवाइड था, अब उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक और है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंक्रीमेंटल टेस्टिंग एंड नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। सो देखिए अब इंक्रीमेंटल टेस्टिंग अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अगर आप एग्जाम में चाहो तो फंक्शनल टेस्टिंग तक लिख सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत इनफ है। एंड अब देखिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये अगेन चार पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रेस टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड लोड टेस्टिंग। सो अब इन्हें याद कैसे रखोगे, एक छोटा सा फॉर्मूला इसका 3SL। 3SL से हम इन्हें याद रख सकते हैं। 3S यानी कि स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें 3S में आ जाएगी। देन L लोड टेस्टिंग। ये बहुत इजी सा तरीका था इन्हें याद रखने का। वैसे अगर आप नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल तक रुक जाते हो तो भी वो भी काफी है, लेकिन इतना ऐसा ही तो बचा है, आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सो बस इतना ही इसका क्लासिफिकेशन है, आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सो ये क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत बार आता है। सो अगर आए तो आप बहुत आसानी से बना पाएं एंड लिख पाएं। देखिए डायग्राम का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने डायग्राम सही बनाया हो, यानी कि ये जो फ्लो चार्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है सही बनाया हो, तो हमारा जो कॉपी चेक करने वाला रहता है वो समझ जाता है कि हाँ बच्चे को सारी चीज़ें आती हैं। सो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सो इन्हें स्किप नहीं करना है। अब भाई स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है एंड देन डायनामिक एनालिसिस क्या होता है, ये जो पूरा टॉपिक है वो इस तरह से आता है, सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, तो आपको यही लिखना है कि स्टैटिक एनालिसिस क्या है, डायनामिक एनालिसिस क्या है। सो देखिए देख लेते हैं हम कि स्टैटिक एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। स्टैटिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर डिजाइन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम को, हमारे कोड को बिना एग्जीक्यूट करे जब हम उसे एनालाइज करते हैं, जब उसे हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं।
यानी कि स्टैटिक एनालिसिस में होता क्या है, हमारा जो कोड है हम उसे बिना रन करें, यानी कि बिना कंपाइल करे, यानी कि बिना रन करे, बिना एग्जीक्यूट करे हम एनालाइज करते हैं, उसी को हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स, कोडिंग स्टैंडर्ड वायोलेशन एंड पोटेंशियल डिफेक्ट्स अर्ली इन डेवलपमेंट, यानी कि बहुत ही जल्दी हम इसमें सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स है, क्या क्या एरर्स है, कोडिंग में कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, उन चीज़ों को पता लगाने के लिए हम सबसे पहले हमारा स्टैटिक एनालिसिस कर लेते हैं। यानी कि स्टैटिक एनालिसिस हम पहले ही कर लेते हैं ताकि हमें अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। अब इसका पर्पस क्या है, फाइंड बग्स बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले ही बग्स ढूंढ लेते हैं जो कि हमने अभी बताया। इम्प्रूव्स कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इंश्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, इंश्योर करता है कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यही चीज़ें आती हैं हमारी स्टैटिक एनालिसिस में। देन एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, डिटेक्ट्स एरर्स अर्ली, भाई वही चीज़ है जो कि पर्पस में आया, जो हमने डेफिनेशन में देखा वही वापस आया कि डिटेक्ट्स एरर अर्ली। रिड्यूस डीबगिंग कॉस्ट, डीबगिंग के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं उन सारी चीज़ों को भी रिड्यूस करता है। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ये हमारा स्टैटिक एनालिसिस, भाई इतना ही टॉपिक था, ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एंड अब हम देखते हैं डायनेमिक एनालिसिस। अब डायनेमिक एनालिसिस क्या होता है, डायनेमिक एनालिसिस एनालाइज कोड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि हमने इसमें देखा स्टैटिक में कि हम कोड को एग्जीक्यूट करने के पहले ही एनालाइज करते हैं। डायनेमिक एनालिसिस में क्या करते हैं, कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे एनालाइज करते हैं। और डायनेमिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ analyzing software while it is running. It evaluates the software's behavior during execution to identify runtime errors and performance issue. ये सारी चीज़ आती है हमारी डायनेमिक एनालिसिस के अंदर। आप इतना तो समझ चुके होंगे कि स्टैटिक एनालिसिस यानी कि एग्जीक्यूशन से पहले एनालाइज करना, डायनेमिक एनालिसिस यानी कि एग्जीक्यूशन के दौरान, एग्जीक्यूशन के टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे एनालाइज करना। अब इसका पर्पस क्या है, detects runtime defects, verify the software behaves correctly during execution, यही सारी चीजें आती है हमारी डायनेमिक एनालिसिस में। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सो देखिए एडवांटेजेस में जो आता है इसके, finds errors that occur at runtime, observe actual runtime, evaluate software performance, improve software quality and reliability, उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसे एवेल्युएट करता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी उसे इम्प्रूव करता है, एक्चुअल जो रन टाइम है उसे ऑब्जर्व करता है, फाइंड एरर्स को फाइंड करता है, क्या क्या रन टाइम में क्या क्या एरर आ रहे हैं उन्हें हमें बताता है। सो यही चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर डायनेमिक एनालिसिस में। सो आई होप आप लोगों को स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है। अब भाई देखिए बहुत ही इजी सी चीज़ है कि टेस्टिंग होती क्या है। टेस्टिंग यानी कि टेस्ट करना, हाँ भाई सिर्फ टेस्ट करना और कुछ नहीं है टेस्टिंग में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू वेरीफाई दैट इट वर्क एज एक्सपेक्टेड एंड मीट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। भाई इसने इतनी सी बात बोली है। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई मैनेजर है, यानी कि समझ लीजिए आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या फिर एचआर हो, तो अब आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है उससे कि ये इस तरह का काम कर लेगा, ये काम कर लेगा। तो आप यानी कि कभी ना कभी उसे चेक तो करोगे कि हाँ भाई मैंने जो जैसा सोचा था उस तरह से ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है, उन चीज़ों को आप इवेल्युएट करोगे और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे टेस्टिंग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। बस इतना ही टेस्टिंग था। अब देखिए देखना तो पड़ेगा, इसलिए हम पूरा देख लेते हैं कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट यानी कि जो थी हमारी वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, एरर एंड मिसिंग फंक्शनैलिटीज बिफोर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू यूजर।
तो इसमें बस इतना है कि हम डिप्लॉय करने से पहले प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें टेस्टिंग में, बस वही टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंश्योर दैट एन एप्लीकेशन इज रिलायबल, सिक्योर एंड परफॉर्म्स करेक्टली, यानी कि करेक्टली कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, सिक्योर है या नहीं है, रिलायबल होनी चाहिए, बस इन चीज़ों को भी इंश्योर कर लेंगे। अब देखिए इट हेल्प्स इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टेस्ट पहले ही कर लेंगे, एरर्स वगैरह सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी तो बढ़ेगी है। एंड फिक्सिंग डिफेक्ट्स अर्ली इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखिए अर्ली का क्या मतलब हो रहा है, अर्ली से ये बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें हम डिप्लॉयमेंट से पहले इसे परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि टेस्टिंग को डेवलपमेंट से पहले कर लेते हैं, इसलिए हमने अर्ली यूज़ किया है। अगर हम डिप्लॉय करने के बाद चेक करें तो वो फिर काहे का अर्ली बचा। तो यानी कि हम पहले ही सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी टेस्टिंग में। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो हमने इसके पहले क्लासिफिकेशन देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं वो वीडियो में, लेकिन मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरह से होता है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से देखते हैं। सो मैनुअल टेस्टिंग, ये लिखने के लिए जस्ट कि टेस्टिंग इज मेनली कैटेगराइज्ड इन टू डोमेन विच आर एज फॉलो, यानी कि ऐसे अगर आप एग्जाम में इस फॉर्मेट में लिखते हो तो बहुत अच्छा है, जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैंने इसे लिखा है, वरना समझाने के लिए तो काफ़ी है मैनुअल टेस्टिंग क्या है, सीधे सीधे बताना। तो देखिए मैनुअल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्टर एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस मैनुअली विदाउट यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स, यानी कि हम मैनुअल टेस्टिंग में सारी चीज़ें मैनुअली होती है, ऑटोमेशन टूल्स जो हैं नए नए मार्केट में जो एप्लीकेशंस आती है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देखिए अब मैनुअल टेस्टिंग में एक्चुअल होता क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर आपने उस बंदे को हायर किया था या उस एम्प्लॉय को आपने हायर किया था तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी और अब वो जो एक्चुअल वर्क कर रहा है उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई मैंने ये सोचा था कि इतना काम कर लेगा, हाँ ये इतना काम कर रहा है, तो यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज़ें आती है हमारी टेस्टिंग में। अब देखिए टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड मैनुअली बाय टेस्टर, टेस्टर के थ्रू मैनुअली सारी चीज़ें देखी जाती है मैनुअल टेस्टिंग में। भाई सीधी सीधी बात है, मैनुअल टेस्टिंग है तो सारी चीज़ें मैनुअली होंगी। डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू रिजल्ट वेरिफिकेशन, डिफेक्ट्स को रिजल्ट के थ्रू वेरीफाई करेंगे हम। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करें तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मैनुअल में सारी चीज़ें मैनुअली हो रही थी, लेकिन ऑटोमेशन में यानी कि हम कुछ ऑटोमेशन वाले टूल्स, टेस्टिंग टूल्स यूज़ कर रहे होंगे। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग स्क्रिप्ट्स एंड ऑटोमेशन टूल्स, यानी कि हम वहाँ पर टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे मैनुअली, लेकिन यहाँ पर हम ऑटोमेशन टूल्स जो है स्क्रिप्ट, यूजिंग स्क्रिप्ट, यानी कि इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। इट हेल्प्स इम्प्रूविंग टेस्टिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। अब जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई ह्यूमन काम कर रहा है और कोई मशीन काम कर रही है तो मशीन की स्पीड तेज होती है और कहीं हद तक उसकी एक्यूरेसी भी ठीक होती है। तो वही चीज़ है कि एक्यूरेसी इम्प्रूव करता है, इफ़िशियंसी बढ़ाता है, टेस्टिंग स्पीड बढ़ाता है। तो इस तरह से ऑटोमेशन थोड़ा अच्छा है। और अगर आपको पता हो तो ऑटोमेशन टेस्टिंग रियल वर्ल्ड में अब यानी कि अभी 2025-26 अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ हो रही है, यानी कि पिछले कुछ सालों से ऑटोमेशन टेस्टिंग ही यूज़ हो रही है। एंड टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग ऑटोमेशन टूल्स, टेस्ट केसेस ऑटोमेशन टूल्स के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट्स एंड सेव टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग में जो टाइम लगता है, यानी कि अब अगर हम सारी चीज़ें मैनुअल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो मतलब कि उस समय को भी हमारा बचाता है, सेव करता है। सो यही सारी चीज़ें थी हमारी मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग में। देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस इज एन experience based and practical approach used to verify whether software works correctly according to requirements or not। यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस एक एक्सपीरियंस बेस्ड प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये एक अप्रोच है वेरीफाई करने की कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो करेक्टली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग खत्म, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बस इतना ही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने को आएंगी कि फॉलो से सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप टेस्ट अप्रोच,
पूरी टेस्ट अप्रोच को फॉलो करता है, हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड फिक्सिंग सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स को एंड बग्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इंश्योर क्वालिटी इंश्योर एंड रिलायबिलिटी एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, इन सारी चीज़ों का इंश्योर करता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस हमने देखा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें है, यानी कि स्टेप जो स्टेप इसमें यूज होगी एंड इसका एक प्रॉपर डायग्राम है। देखिए स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, इसका ये डायग्राम है एंड ये डायग्राम आप देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन उसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्टेप टेस्ट प्लानिंग, देन थर्ड स्टेप है हमारी टेस्ट केस डेवलपमेंट, फोर्थ है हमारी टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, फिफ्थ है हमारी टेस्ट एग्जीक्यूशन, सिक्स्थ है हमारी डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, देन उसके बाद आती है हमारी टेस्ट क्लोजर। अब टेस्ट क्लोजर यानी कि पूरा टेस्ट हमारा खत्म हो गया, पूरी रिपोर्ट हमारे पास आ गई, अब खत्म। देन अब हम इन्हें देखेंगे डिटेल में कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। डिटेल से मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हमें पढ़ना है, जस्ट 4-4 5-5 लाइन हम लिखेंगे देन खत्म। सो देख लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, स्टडी द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब हमारा जो SRS है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे हमारी टीम को, दैट्स ऑल। आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड। अब भाई इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन चीज़ों को एक्चुअल में टेस्ट करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को एक्चुअल में टेस्ट करना ही पड़ेगा, तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। डिटरमाइन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट, वही चीज़ें यानी कि क्या क्या चीज़ें टेस्टेबल है, किन चीज़ों को टेस्ट करना है नहीं करना है, वो चीज़ों को हम डिटरमाइन पहले कर देते हैं कि हाँ इन प्रोसेस में हमें इन चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब इस वाली स्टेप से हमारा आउटपुट क्या निकला, देखिए आउटपुट लिस्ट ऑफ टेस्ट रिक्वायरमेंट, पूरी टेस्ट रिक्वायरमेंट की एक लिस्ट बनकर हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। देन इसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्टेप टेस्ट प्लानिंग। अब देखिए टेस्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रिपेयर टेस्ट प्लान। अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि टेस्ट प्लानिंग में पूरा एक प्लान करेंगे हम कि किस तरह से हम पूरा काम करने वाले हैं। तो डिसाइड टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टेस्टिंग स्कोप, देन टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज, बजट, टूल्स, यानी कि सारी चीज़ों का हम पूरा एक प्लान बना लेते हैं कि इतना पैसा लगेगा, ये टूल लगेंगे, ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या अपनी स्ट्रेटजी होने वाली है, टेस्टिंग स्कोप क्या होने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो सारी चीज़ें हम टेस्टिंग प्लान में खत्म करते हैं। अब इसका आउटपुट क्या निकलता है वो देखिए आप। तो आउटपुट जो हमारा टेस्ट प्लानिंग का, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, पूरा एक डॉक्यूमेंट हमारे पास प्लानिंग का आ जाता है। देन इसके बाद थर्ड स्टेप आती है टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब देखिए डिजाइन टेस्ट केसेस को डिजाइन करते हैं, प्रिपेयर टेस्ट डाटा को प्रिपेयर करते हैं, रिव्यू एंड अपडेट टेस्ट केसेस इफ नीडेड, यानी कि हम वापस अपडेट करते हैं, रिव्यू करते हैं अगर जरूरत हो तो, बस यही चीज है। अब टेस्ट केस डेवलपमेंट का क्या आउटपुट निकलता है, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा, ये चीजें हमें प्रोवाइड हो जाती है। देन इसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप आती है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। अब भाई टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप से आप क्या समझते हैं, अगर भाई आपको क्रिकेट देखना है, आज शाम को क्रिकेट देखोगे, या फिर आप फीफा वर्ल्ड कप यानी कि कोई भी फुटबॉल का मैच देखने वाले हो, अगर आपका मन हुआ कि हाँ भाई कोहली को और धोनी को देखना है तो आप क्रिकेट देखोगे, या फिर मेसी और रोनाल्डो को आपको देखना है तो उन चीज़ों को मतलब आप फुटबॉल देखोगे, तो आप एक तरीके से पूरा एनवायरनमेंट सेट करोगे। किस तरह से, बढ़िया बेड वेड लगा कर एंड मस्त कूलर एसी पंखा जो भी आप चालू करोगे, देन बढ़िया लाइट वाइट बंद करके मस्त देखोगे। तो यानी कि पूरा एक एनवायरनमेंट बना लिया आपने, एक पूरा सेटअप कर लिया, या फिर आप कोडिंग करने वाले हो तो पूरा सेटअप कर लोगे आप अपने लैपटॉप का, कीबोर्ड का, तो वो चीज़ें बस, इससे ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है कि टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डाटाबेस, इन चीज़ों का आप एक सेटअप कर लोगे, टेस्टिंग टूल्स, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, रेडी टेस्ट एनवायरनमेंट। बस यही भाई, अब हम क्रिकेट चालू करने वाला है हमारा, या फिर फुटबॉल का मैच चालू करने वाले हैं, बस यही चीज़ें हमारी टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में। अब देखिए फिफ्थ है टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है, अब जब हमने पूरा सेटअप बना लिया तो अब एग्जीक्यूट कर देंगे कि एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस, कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट था उसे हम, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे कंपेयर करेंगे। मार्क टेस्ट एज पास और फेल, अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरह है, अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरह है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा जो टेस्ट है वो पास है, या फिर एक्चुअल रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट की तरह नहीं है तो बोलेंगे हम फेल हुआ हमारा टेस्ट। तो ये चीज़ें टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट।
इसका आउटपुट निकलता है कि हमारी जो टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड हो जाती है। देन इसके बाद सिक्स्थ स्टेप आती है डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। अब इसमें क्या होता है, रिपोर्ट बग्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, टेस्ट परफॉर्म, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, यानी कि बग्स को फाउंड करना टेस्टिंग के दौरान, एंड अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम वापस टेस्ट करेंगे, यानी कि हम पूरे क्या क्या डिफेक्ट्स है, क्या क्या बग्स है, उनकी एक रिपोर्ट बन के हमारे पास आ जाएगी। तो यही इसका आउटपुट है। सो उसके बाद आती है हमारी सेवंथ स्टेप, जो कि है टेस्ट क्लोजर। अब टेस्ट क्लोजर में क्या होता है, अब क्लोजर से आपको पता ही चल रहा होगा कि बस अब हमारी टेस्टिंग की पूरी स्टेप खत्म होने वाली है। वेरीफाई दैट ऑल प्लान टेस्टिंग इज कंप्लीट, प्रिपेयर द फाइनल टेस्ट समरी रिपोर्ट। बस यानी कि आउटपुट ये निकलेगा इससे, टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट, पूरी एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी कि इस तरह से हमने टेस्ट किया, ये रिसोर्सेज थे, ये टूल थे, यानी किस तरह का इन्वायरमेंट सेटअप था हमारे पास, एंड इतने बग्स है, इतने बग्स फाइंड करने हैं, यहाँ पर टेस्टिंग की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी। दैट्स ऑल। सो आई होप आप लोगों को ये टेस्टिंग प्लान, टेस्टिंग क्लोजर, यानी कि इन्वायरमेंट सेटअप, जो भी सारी चीज़ें थी हमारी, यानी कि हमारा जो टॉपिक था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, वो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं, या फिर टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं, या फिर पूछ ले यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन चीज़ों को समझाइए। तो यानी कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। सो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग डिफाइन द स्टेज एट विच सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देयर आर 4 मेन लेवल ऑफ टेस्टिंग। अब भाई टेस्टिंग के दौरान हम जिन जिन स्टेप्स का यूज़ करते हैं वही हमारी टेस्टिंग लेवल्स में आते हैं, एंड हमारे पास 4 लेवल्स है टेस्टिंग के, जो कि है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब हम चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखिए, पहला है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड फोकस ऑन वेरीफाइंग इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन। आप कंपोनेंट्स, मॉड्यूल्स, यूनिट कुछ भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन इन आइसोलेशन, टेस्टिंग इंडिविजुअल फंक्शन और कंपोनेंट, इंश्योरिंग करेक्ट बिहेवियर एट द स्मॉलेस्ट लेवल। देखिए, इसे छोड़िए, अब हम समझते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या है। हमारा पूरा एक प्रोडक्ट है, उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें हैं जिसे कि हमें टेस्ट करना है, तो हम उन्हें कंपोनेंट में, यूनिट में या फिर मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे। देन ईच एंड एवरी कंपोनेंट और ईच एंड एवरी मॉड्यूल को हम अच्छे से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। बस यही हमारी यूनिट टेस्टिंग, यानी कि इंडिविजुअली हर एक यूनिट और मॉड्यूल को हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग में हो गया, यानी कि यूनिट टेस्टिंग से आप समझिए कि छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, देन उसे चेक कर लिया। यही चीजें हमारी आती है यूनिट टेस्टिंग में। अब इसका पर्पस क्या था, वेरीफाई दैट ईच यूनिट वर्क करेक्टली और नॉट, यानी कि हर एक यूनिट अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। यानी कि अगर छोटी यूनिट ही वर्क नहीं करेगी तो फिर बड़ा सा प्रोजेक्ट कैसे ही वर्क करेगा। तो उन चीज़ों के लिए हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। देन अब इसके बाद लेवल 2 आता है। अब लेवल 2 में क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब भाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग से आप क्या समझ रहे हो, देखिए, आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म टू वेरीफाई इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स। देखिए, इस तरह से समझिए, आपने यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, देन आप सेकेंड लेवल पे गए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा जो अलग अलग कंपोनेंट है उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, किस तरह का उनके बीच में कम्युनिकेशन है, वही चीज़ है। इट इज important because even if individual parts works perfectly, issues may arise when they interact with one other। देखिए, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, अब एकदम सिंपल तरीके से समझिए कि यूनिट टेस्टिंग में हमने देखा हमारे पास ये कंपोनेंट था। अब आप देखो, इसे बोल लीजिए P1 अच्छे से वर्क कर रहा है अकेला। एक और कंपोनेंट था P2, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। एक और था P3, वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यानी कि हमारा जो लेवल 2 है उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम जब इनको मर्ज कर दे रहे हैं, हमारे पास पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बन रहा है, इनकी एकदम पूरा सिस्टम बन रहा है, तो अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा जो P1, P2, P3 इनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, कैसा इंटरेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि अगर ये 100% वर्क कर रहा था और हमने जैसे ही इसके साथ इसे मर्ज किया देन ये काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि वही चीजें हम देखते हैं कि किस तरह से इंटरेक्शन है। ऐसा तो नहीं कि हमने अगर P4 एक और कंपोनेंट जोड़ दिया तो ये तीनों काम करना ही बंद कर दें। तो वही चीजें हम देखते हैं हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। सो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझ में आया होगा। और इसके बाद हम देखते हैं सिस्टम टेस्टिंग।
So, system testing is performed to evaluate the complete and fully integrated software to ensure it meets the specific requirement. यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन देखा, इंटरेक्शन देखा कि वो साथ साथ कैसा वर्क कर रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग में इंडिविजुअल चेक किया, सिस्टम टेस्टिंग में पूरा सिस्टम ही चेक करेंगे। And this stage checks whether the entire system functions are expected in real world environment, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह से पूरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। देन इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। तो देखिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर आप लिखना चाहो तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फोर्थ लेवल ऑफ द टेस्टिंग एंड आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग वी विल एग्जीक्यूट द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यानी कि इस तरह से आप थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को बहुत ज़्यादा एवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को आप थोड़ा बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। सो देखिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UAT। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। अब भाई यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्यों कहते हैं? ये सब तो डेवलपर और हमारी टेस्टर टेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ऐसा है कि हमारा डेवलपर भी चेक करता है एंड हमारा कस्टमर भी, हमारा जो यूजर है वो भी इसमें टेस्ट करता है, वो भी इसकी टेस्टिंग करता है, इसलिए हम इसे यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। इट इज द फाइनल टेस्ट बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द एंड यूजर, यानी कि हमारी ये लास्ट लेवल है जिसके बाद हम सीधा अपने एंड यूजर को अपना प्रोडक्ट रिलीज करा देते हैं या फिर प्रोवाइड करा देते हैं। इन दिस फेज, अब इस फेज में क्या होता है? इन दिस फेज कस्टमर और एंड यूजर वेरीफाई इफ द सॉफ्टवेयर मीट्स देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इस लेवल में हम इतना तो जान लेते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उस तरह से वर्क कर रही है, यानी कि उन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। और इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में दो तरह से टेस्टिंग हम कर सकते हैं। अल्फा टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यानी कि मेनली अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अब देखिए अल्फा टेस्टिंग यानी कि साइड बाय डेवलपर, किस तरह से? यानी कि अगर हमारा डेवलपर चेक कर रहा है तो हम उसे अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। एंड अगर हमारा जो देखिए लिख देते हैं डेव है, अगर हमारा कस्टमर चेक कर रहा है तो वो बीटा टेस्टिंग कहलाएगी एंड डेवलपर चेक कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे अल्फा टेस्टिंग। यानी कि दो तरह से टेस्टिंग हो रही है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो यानी कि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अगर एग्जाम में सिर्फ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पूछ ले तो आप क्या करोगे, इसलिए मैंने सिर्फ टाइप लिखे हैं कि अल्फा टेस्टिंग भी एक टाइप होता है, बीटा टेस्टिंग भी एक टाइप होता है। अब इसके बाद एक इसका बहुत ही पॉपुलर सा डायग्राम में, यानी कि जो कि लगभग आता ही है, तो आप जरूर इसे कर लेना। देखिए पहला लेवल हो गया हमारा यूनिट टेस्टिंग, सेकेंड लेवल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब देखिए इसे समझिए, डेवलपर विल बी टेस्ट, हमारा जो डेवलपर होता है वही चेक कर लेता है अधिकतर से। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमें टेस्टर की जरूरत पड़ती है, टेस्टर विल टेस्ट द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टर विल टेस्ट, टेस्टर ही टेस्ट करेगा हमारे सिस्टम टेस्टिंग को। लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि क्लाइंट और बिजनेस एनालिस्ट विल टेस्ट। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमने पहले भी देखा कि हमारा यूजर भी चेक करता है बीटा टेस्टिंग के थ्रू एंड हमारा जो डेवलपर है, टेस्टर है, वो भी चेक करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर। बस यही सारी चीज़ें थी हमारी एक्सेप्टेंस, सिस्टम, इंटीग्रेशन एंड यूनिट टेस्टिंग के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट क्राइटेरिया। सो टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्यों ज़रूरत है एंड क्या क्या इसके टाइप्स हैं, सो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सो चलिए देखते हैं। टेस्ट क्राइटेरिया आर कंडीशंस और स्टैंडर्ड्स used to decide when testing should start, continue, stop and whether the software has passed or failed। यानी कि टेस्ट क्राइटेरिया ये सारी चीजें बताता है कि कब तो हमारा टेस्ट हमने जो पूरा किया वो पास है या फिर टेस्ट पूरी तरह से फेल है, या फिर हमें अब टेस्ट को स्टॉप करना चाहिए, अब हमें टेस्टिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रिज्यूम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। तो टेस्ट क्राइटेरिया सिर्फ कंडीशंस है जो डिसाइड करती है कि टेस्ट को कब स्टार्ट, कब बंद और कब पास, कब फेल करना है। बस वही चीज़ें हमारी टेस्ट क्राइटेरिया के अंदर। देयर आर 3 मेन टेस्ट क्राइटेरिया। टेस्ट के 3 क्राइटेरिया है मेन। एंट्री क्राइटेरिया। अब एंट्री क्राइटेरिया में क्या होता है?
इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर टेस्टिंग और नॉट, यानी कि इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो टेस्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बिल्ड इज अवेलेबल, टेस्ट एनवायरनमेंट इज रेडी, यानी कि अगर हमें टेस्ट एग्जीक्यूट कराना है, टेस्ट को अब हम चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पूरा सेटअप है, वो अवेलेबल है या नहीं है, रेडी है या नहीं है, तो उन चीज़ों को इंश्योर करता है एंट्री क्राइटेरिया। देन इसके बाद बात आती है एग्जिट क्राइटेरिया। अब एग्जिट क्राइटेरिया के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जब हमें स्टॉप करना हो, जब हमें बंद करना हो, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन क्या क्या कंडीशन है जब हम टेस्ट को बंद कर सकते हैं। तो डिटरमाइंस वेदर टेस्टिंग कैन बी स्टॉप्ड, डिटरमाइन करते हैं कि टेस्टिंग को कब रोक देना चाहिए। ऑल प्लान टेस्ट आर एग्जीक्यूट, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस में देखा था कि हमने प्लानिंग की थी, प्लानिंग में हमें एक पूरा डॉक्यूमेंट मिला था, डॉक्यूमेंट से हमें पता चलेगा कि अगर सारे प्लान जो हमने बनाए थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो हम एग्जिट क्राइटेरिया यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अब हमारी टेस्टिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। देन क्रिटिकल डिफेक्ट्स आर फिक्स्ड, अब हमारे जो क्रिटिकल डिफेक्ट्स है, सारी चीजें थी वो फिक्स हो चुके हैं, देन अब हम इसे यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आती हैं हमारी एग्जिट क्राइटेरिया में, यानी कि हमारे जो सारे प्लान थे टेस्ट के वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो हम टेस्टिंग को रोक सकते हैं। बस वही चीजें आती है हमारी एग्जिट क्राइटेरिया में। देन इसके बाद बात आती है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया। अब भाई सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया क्या होता है? तो देखिए, सस्पेंशन क्राइटेरिया होता है कंडीशंस अंडर विच टेस्टिंग इज टेम्परेली स्टॉप, यानी कि कुछ भी हो गया, हमारा जो एनवायरनमेंट सेटअप था वो जस्ट थोड़ा सा खराब हो गया, या फिर नेटवर्क नहीं मिल रहा, डाटा वाली जो कुछ भी केबल वगैरह थी खराब हो गई, इनकी कुछ भी हो सकता है, या फिर सिस्टम में कोई दूसरा डिफेक्ट आ गया उसे सॉल्व करने लगे, या फिर अलग अलग चीज़ें, किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम टेम्परेली उसे बंद करते हैं, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन क्राइटेरिया। तो इसके बाद बात आती है रिजम्पशन क्राइटेरिया। अब रिजम्पशन क्राइटेरिया क्या होता है? कंडीशंस अंडर विच टेस्टिंग कैन रीस्टार्ट। अब हमने जो टेस्टिंग को रोक रखा था उसे हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, वो चीजें बताती है हमारा रिजम्पशन क्राइटेरिया। तो एग्जाम्पल से अब हम समझेंगे, हमने सब पढ़ लिया कि सस्पेंशन क्राइटेरिया। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे सस्पेंड टेस्टिंग। सस्पेंड टेस्टिंग यानी कि एप्लीकेशन क्रैशेस फ्रीक्वेंटली और द टेस्ट एनवायरनमेंट फेल, हमारा जो टेस्ट एनवायरनमेंट था वो फेल हो चुका है, या फिर यानी कि हमारा कुछ भी जो सेटअप था, हमारा हार्डवेयर खराब हो सकता है, सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है, भी चीजें खराब हो गई वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो उस कारण से भी हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। एप्लीकेशन क्रैशेस फ्रीक्वेंटली, हमारी जो पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थी वो ही क्रैश हो गया हो, तब इस तरह की कंडीशन आएगी। देन रिज्यूम टेस्टिंग। अब रिज्यूम टेस्टिंग में क्या होता है कि डिफेक्ट आर फिक्स्ड एंड द एनवायरनमेंट इज स्टेबल अगेन, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट जो फेल हुआ था वो हमने सेट कर लिया, पूरी तरह से सही कर लिया, तो हम वापस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर जो हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ था, यानी कि हमारी जो एप्लीकेशन क्रैश हुई थी उसमें जो बग्स थे हमें फिक्स कर लिया, हमने डिफेक्ट्स को फिक्स कर लिया, तो हम वापस से टेस्ट को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो यही सारे हमारे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, यानी कि क्राइटेरिया बस इतना ही था। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस, तो आप किस तरह से उस क्वेश्चन को लिखेंगे, यानी कि उस क्वेश्चन के आंसर को कवर करेंगे, तो देख लेते हैं अब। सो देखिए, फर्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, डिटेक्ट डिफेक्ट विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड, और इसमें अगर हम देखें डायनेमिक में तो डिटेक्ट डिफेक्ट बाय एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर। तो यानी कि इनसे क्या पता चलता है कि हमारा जो स्टैटिक एनालिसिस है इसमें हम कोड को, हमारे प्रोग्राम को बिना रन करें, यानी बिना एग्जीक्यूट करे बग्स को, डिफेक्ट्स को फाइंड करेंगे। एंड डायनेमिक एनालिसिस में क्या होगा कि हम हमारा जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूशन के दौरान ही, यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही डिफेक्ट को फाइंड करेंगे। तो इस तरह से पहला डिफरेंस हो गया कि इसमें हम कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तभी डिफेक्ट को फाइंड करेंगे, इसमें कोड एग्जीक्यूट करने के बाद या फिर कोड एग्जीक्यूशन करने के दौरान डिफेक्ट को फाइंड करेंगे। देन प्रिवेंट डिफेक्ट अर्ली। अब अगर हम पहले ही, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले ही डिफेक्ट फाइंड करते हैं, तो यानी कि प्रिवेंट डिफेक्ट अर्ली। एंड आइडेंटिफाइड एंड फिक्स डिफेक्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान वही चीजें हैं। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की बहुत अर्ली स्टेज है। एंड आफ्टर कोड इम्प्लीमेंटेशन, कोड को इम्प्लीमेंट करने के बाद डायनेमिक एनालिसिस होता है। सो यानी कि ये वाली जो स्टेज है स्टैटिक एनालिसिस, ये कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले ही परफॉर्म करते हैं, एंड डायनेमिक एनालिसिस कोड को एग्जीक्यूशन के दौरान या फिर कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद। एंड इसके बाद फोर्थ आता है
नो कोड एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड, ये हमने पहले ही देखा, लेकिन आप फिर से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। सो नो कोड एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड, कोड के एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना एग्जीक्यूशन के ही हम इसे परफॉर्म कर लेते हैं। रिक्वायर्स कोड एग्जीक्यूशन, कोड को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है। परफॉर्म बिफोर डिप्लॉयमेंट, यानी कि हमारा जो स्टैटिक एनालिसिस है इसे हम डिप्लॉय करने के, यानी कि डिप्लॉय करना मीन्स हम अपने यूजर को जब हमने हमारी एप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं उससे पहले ही परफॉर्म कर लेते हैं स्टैटिक एनालिसिस। लेकिन डायनेमिक एनालिसिस में क्या करते हैं, परफॉर्म्ड आफ्टर डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद हम डायनेमिक एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं या फिर कंप्लीशन के बाद, बिल्ड कंप्लीशन। सो इस तरह से, यानी कि डिप्लॉयमेंट के पहले ही स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, डिप्लॉयमेंट के बाद डायनेमिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। अब देखिए स्टैटिक एनालिसिस क्या है, लेस कॉस्टली, यानी कि ये हमारे पास ही था तब तक ये हमने सारा कुछ परफॉर्म कर लिया, लेकिन ये हमने यूजर को देने के बाद परफॉर्म किया, ये मोर कॉस्टली होता है। इस तरह से हमारा एक और यानी कि 6 नंबर का डिफरेंस हुआ। अब देखिए अगला जो डिफरेंस है, यूजर्स चेकलिस्ट रिव्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स। हमारे स्टैटिक एनालिसिस में चेक लिस्ट, रिव्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है, एंड यूजर्स टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा, टेस्ट केसेस जो कि टेस्टिंग में यूज होते हैं, एंड टेस्ट डाटा का यूज होता है हमारा डायनेमिक एनालिसिस में। अब इसके बाद अगला आता है हमारा 8 नंबर का कि टेक्स लेस टाइम, ये बहुत कम टाइम लेता है, टेक्स मोर टाइम ड्यू टू एग्जीक्यूशन। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम बिना एग्जीक्यूट करे कोड में डिफेक्ट फाइंड कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर हम एग्जीक्यूशन के बाद, एग्जीक्यूशन के दौरान डिफेक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। बस इतना ही था हमारा स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस में डिफरेंस। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्ट ओरेकल। अब टेस्ट ओरेकल क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है, हमारा जो कोई भी सिस्टम है या फिर कोई भी प्रोग्राम है, उसका जो आउटपुट है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं उसे हम टेस्ट ओरेकल बोलते हैं। अब देखिए इसे बुकीज नॉलेज में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए टेस्ट ओरेकल इज अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम द प्रोग्राम इटसेल्फ that can be used to test the accuracy of programs output टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस के लिए प्रोग्राम की आउटपुट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं उसे हम टेस्ट ओरेकल बोलते हैं। अब देखिए और अदर वर्ड्स में देखें तो ए टेस्ट ओरेकल इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर ए सॉफ्टवेयर टेस्ट हैज पास्ड और फेल्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल आउटपुट विद द एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब पास और फेल से क्या मतलब है, यहाँ पर पास और फेल से सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, तो उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अगर वो हमारे एक्चुअल रिजल्ट की तरह ही है, यानी कि हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच हो रहा है, तो हमारा जो टेस्ट है वो पास होता है, या फिर नहीं है तो फेल होता है। किस तरह से, एग्जाम्पल से हम समझते हैं टेस्ट ओरेकल को कि सपोज करें हमने एक कैलकुलेटर बनाया और ऐड करता है हमारा कैलकुलेटर 2 नंबर्स को, इनपुट है हमारे 10 और 20। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई हम 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा 30 है, एंड हमने अब जब प्लस किया जो से जोड़ा तो हमें 30 ही मिला, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम है, तो हम पास हुए। और अगर हमने देखा कि 10 और 20 हमारा कैलकुलेटर 35 करके दे रहा है तो हमारा जो टेस्ट ओरेकल है, टेस्ट है वो फेल होता है। बस यही हमारा टेस्ट ओरेकल, पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट, और प्रोग्राम की एक्यूरेसी यानी कि प्रोग्राम के आउटपुट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए टेस्ट ओरेकल को यूज करते हैं। इतना ही था हमारे टेस्ट ओरेकल में। अब देखिए इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं, जस्ट आप एग्जाम में लिखने के लिए इसे याद कर सकते हैं। देखिए हमारे जो टेस्ट केस है, अब टेस्ट केसेस में क्या आता है कि हमारे जो 2 इनपुट है 10 और 20 हो गए, देन सॉफ्टवेयर अंडर टेस्टिंग। अब 10 और 20 को हमने ऐड किया तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 30, एंड हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है उन दोनों को 30 और जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा अभी पता नहीं है कि 30 है 35 जो भी है, उन दोनों को हम कंपेरेटर के थ्रू कंपेयर करेंगे। देन हमारा जो रिजल्ट आएगा कि पास है या फेल है, यानी कि कंपैरिजन करने पर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके थ्रू हम पता लगा लेंगे। बस इसी तरह से आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि यही हमारा टेस्ट ओरेकल का डायग्राम, टेस्टिंग एंड टेस्ट ओरेकल्स। अब इनके क्या टाइप्स होते हैं, टेस्ट ओरेकल के कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। देखिए टेस्ट ओरेकल के 4 टाइप होते हैं।
स्पेसिफाइड ओरेकल, ह्यूमन ओरेकल, रेफरेंस ओरेकल, ऑटोमेटेड ओरेकल। वैसे तो इनके नाम से ही आप बता सकते हो कि किस तरह के ये होंगे, लेकिन फिर भी अब एक बार हम देख लेते हैं। वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लेते हो क्योंकि 2-4 लाइन का ही है ही, तो आप इसे देख लो, समझ लो, तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमने हर एक चीज़ पढ़ी हुई है। तो स्पेसिफाइड ओरेकल क्या होता है? यूजर्स, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस। देन ह्यूमन ओरेकल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्ट ओरेकल इन विच ए टेस्टर मैनुअली चेक द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी कि ह्यूमन ओरेकल से पता लग रहा है कि ये एकदम मैनुअली सारी चीजें होंगी इसमें, यानी कि मैनुअली सारी चीजों को टेस्ट करेगा हमारा प्रोग्रामर, हमारा डेवलपर, हमारा टेस्टर, एंड देन परफॉर्म करेगा हमारा टेस्ट ओरेकल। तो इसके बाद आता है रेफरेंस ओरेकल। अब रेफरेंस ओरेकल में क्या होता है? किसी चीज का रेफरेंस ले रहे हैं, यानी कि अगर हम मोबाइल लेने जाते हैं मोबाइल शॉप पर, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग मोबाइल है, हमारा जो पुराना मोबाइल है, उससे हम कंपेयर करते हैं कि भाई इसमें हमारा जो रैम रोम था पहले इतना था, तो कम से कम इससे ज्यादा ही हो या फिर इसके बराबर तो हो ही। उस तरह से हमने पुराने मोबाइल का रेफरेंस ले लिया हमने नया मोबाइल खरीदने के लिए। तो इस तरह से रेफरेंस ओरेकल काम करता है। कंपेयर विद अनदर ट्रस्टेड सिस्टम, यानी कि कोई भी अनदर ट्रस्टेड सिस्टम था उससे रेफरेंस लेकर उससे कंपेयर करके हमने चीज़ों को परफॉर्म किया। अब बात आती है ऑटोमेटेड ओरेकल की। तो ऑटोमेटेड ओरेकल से आप समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेस्ट ओरेकल इन विच टेस्टिंग टूल्स ऑटोमेटिकली वेरीफाइज द आउटपुट, यानी कि टेस्टिंग टूल्स जो है ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देते हैं हमारे आउटपुट को। तो यही सारी चीजें थी हमारी टेस्ट ओरेकल में। तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा टेस्ट ओरेकल का। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है? देखिए OOA इसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इज मेथोडोलॉजी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट models a system based on real world entity and their interaction. It focuses on identifying objects, entities with both data attributes and behavior method and their relationship to design a system. यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या करते हैं? हम किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हम रियल वर्ल्ड एंटाइटीज़ का यूज़ करते हैं, उनके बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई कार है, यानी कि रियल वर्ल्ड एंटाइटी अगर हमने कार ली है, तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, उनके कुछ रिलेशंस होंगे, कुछ बिहेवियर होंगे, उनके थ्रू हम किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बोलते हैं। अब देखिए पूरी एकदम प्रॉपर बुकीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है? एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। वैसे भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें पहले भी कवर कर ली है, लेकिन फिर भी हमारी 4th यूनिट में है तो हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर यूजिंग क्लासेस का यूज करके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, इनहेरिटेंस एंड रिलेशनशिप आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एनालिसिस। अभी वैसे तो आपको पता है क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एंटाइटी मतलब कि जिन्हें हम बोलते हैं, एंड इनहेरिटेंस। अब भाई इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हो? यानी कि जिसकी रीयूजेबिलिटी, या फिर आप कह सकते हो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, यानी कि आपके दादाजी थे, देन उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके पापा के पास, देन उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके पास। इस तरह से यानी कि इनहेरिट हो रहा है, एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट हो रहा है। या फिर आप बोल सकते हो कि एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास ने यूज कर ली, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू क्रिएट ए न्यू अनदर क्लास। बस इतना ही है इनहेरिटेंस। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर रखते हैं। एंड एग्जांपल के लिए क्लास हमारी बुक हो गई, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का अगर हम कुछ बना रहे हैं तो हमने जो क्लास रखी वो हमारी बुक हो गई। अब बुक जो क्लास है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि बुक की कुछ आईडी होगी, उसका कुछ टाइटल होगा, एंड कुछ उसका कोई ऑथर होगा यानी कि उसको लिखने वाला। तो उससे यानी कि ये सब उसके एट्रीब्यूट्स है। एंड मेथड्स यानी कि बिहेवियर उसका, इश्यू बुक्स, रिटर्न बुक, ये सारे उसके फंक्शन हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, या फिर कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो देखिए
स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या डिफरेंस है या फिर उनके बीच में कंपैरिजन कीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही इजीली लिख पाएंगे। देखिए, अगर कंपैरिजन आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि फोकस किस चीज़ों पर फोकस करता है, क्या अप्रोच है, मेन कंपोनेंट क्या है, ये सुटेबल यानी कि किन चीज़ों के लिए सुटेबल है, डाटा एंड फंक्शंस। इस तरह से आप तीन कॉलम के अंदर कंपैरिजन को कवर करेंगे। अगर डिफरेंस आता है तो जनरली डिफरेंस को हम लिखते हैं सिर्फ इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड इधर लिखेंगे स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप देख लीजिए, अगर कंपेयर आए तो इस तरह से लिखना है, डिफरेंस आए तो सिर्फ 2 कॉलम बनाकर लिखना है। एंड आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं एज योर विश। एंड अब देखिए, इसका जो फोकस है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड डाटा, डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। फोकस ऑन प्रोसेस एंड फंक्शंस, फंक्शन एंड प्रोसेस जो होती है हमारी, उनके ऊपर फोकस करता है हमारा स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अपना OOA एंड ये है हमारा स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो देखिए, अब अप्रोच जो है, इसमें बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। हमारी जो OOA है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, उसमें बॉटम अप अप्रोच यूज होती है। एंड स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ये सारी चीजें इसकी मेन कंपोनेंट के अंदर आती है। एंड इसके जो मेन कंपोनेंट है, प्रोसेस, डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा स्टोर्स, ये सारे इसके मेन कंपोनेंट है। अब ये किन चीज़ों के लिए सुटेबल है, यानी कि हम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं तो हम कब इसे यूज़ करें, कब ये सुटेबल रहेगा, कब ये मतलब कि कब इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा, कब इसे हमें यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। एंड अगर स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज़ करें तो इसे कब यूज़ करना चाहिए। सो देखिए, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स या फिर लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का यूज करेंगे। लेकिन अगर स्मॉल और मीडियम है या फिर यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा सिस्टम नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज करेंगे। अब डाटा एंड फंक्शंस आर कंबाइंड इनटू ऑब्जेक्ट्स, डाटा और जो फंक्शन होते हैं वो कंबाइंड होते हैं ऑब्जेक्ट में। एंड डाटा एंड फंक्शंस आर सेपरेट, यानी कि हमारा जो डाटा है एंड फंक्शंस है वो सब सेपरेट रहते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो यही डिफरेंस और यही कंपैरिजन था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। टेस्ट की क्या क्या टेक्निक्स होती है, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। सो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि टेस्ट टेक्निक होती क्या है। सो टेस्ट टेक्निक्स आर method used to design test cases so that software defects can be found efficiently, यानी कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स को फाउंड करने के लिए हम जिन मेथड्स का यूज करते हैं उन्हें हम टेस्ट टेक्निक्स कहते हैं। यानी कि अलग अलग टेस्टिंग का यूज करके हम डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, वही हमारी टेस्ट टेक्निक्स होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। अगर हम क्लासिफिकेशन पे बात करें तो हमने देखा था कि हमारा जो मैनुअल टेस्टिंग है उसके 3 टाइप्स होते हैं, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। अब इन तीनों को हम अच्छे से देखेंगे कि हमारा जो व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स है वो क्या और किस तरह से परफॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग ड्राइव्स टेस्ट फ्रॉम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। अब ये तो हमने पहले भी देखा था, हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में डिवाइड होते हैं। एंड फंक्शनल इज further divided into unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing। तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इन चारों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, जो कि आप बहुत इजीली देख सकते हैं। एंड अब हम बात करेंगे सिर्फ ब्लैक बॉक्स की। Black box testing is performed without knowledge of the internal code structure, focusing only on inputs and expected outputs। अब भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ये सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम जब परफॉर्म करते हैं जब हमें कोड का इंटरनल जो पूरा यानी कि इंटरनल पूरा नॉलेज ना हो, यानी कि विदाउट नॉलेज ऑफ द इंटरनल कोड में अंदर क्या लॉजिक है, क्या क्या चीजें हमने इंप्लीमेंट की है, उन सभी के बारे में हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें इनपुट और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा, यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है हमारे प्रोडक्ट से कि क्या इसका आउटपुट रहेगा, सिर्फ हम इनपुट और आउटपुट पर बात करते हैं, उन्हीं चीजों पर फोकस करके हम इसे परफॉर्म करते हैं। ये हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है।
यानी कि जब हमें कोड का इंटरनल सारा डाटा नहीं पता रहता है तब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का यूज करते हैं। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दो तरह से डिवाइड होती है, यानी कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा। अब इसे हम स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं। एंड अगर इसके बाद बात करें हम कि व्हाइट बॉक्स क्या होता है, सो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक, यानी कि व्हाइट बॉक्स को हम स्ट्रक्चर बेस्ड टेक्निक भी बोलते हैं। एंड द टेस्टर यूजुअली द डेवलपर, टेस्टर या फिर अधिकतर तो डेवलपर ही चेक कर लेता है, लेकिन कभी कभी टेस्टर की भी अलग से जरूरत पड़ती है। यानी कि द टेस्टर नोस द सोर्स कोड एंड टेस्ट द प्रोग्राम्स इंटरनल लॉजिक। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा था कि हमारा जो टेस्टर है, हमारा जो डेवलपर है, उसे सोर्स कोड यानी कि जो इंटरनल लॉजिक है उसके बारे में पता नहीं रहता है, तब हम ब्लैक बॉक्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन इसमें हमारा जो डेवलपर है, टेस्टर है, उसे सोर्स कोड, इंटरनल लॉजिक सारी चीजें पता रहती हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड ड्यूरिंग कंपोनेंट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब देखिए, ये कहाँ की बात कर रहा है, जब हमने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग देखे थे, यानी कि यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो उस टाइम पर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम व्हाइट बॉक्स का यूज करते हैं। यानी कि इससे एक चीज भी क्लियर होती है कि जब हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि यूनिट टेस्टिंग, अब जो हमारा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग था इसमें हमने यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की थी, तब यानी कि इसमें व्हाइट बॉक्स का यूज होता है। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि व्हाइट बॉक्स का यूज कहाँ होता है। सो व्हाइट बॉक्स, अब इसका एक छोटा सा डायग्राम है या फिर ऐसे ही फ्लो चार्ट टाइप है। तो देखिए, व्हाइट बॉक्स, देन फुल इंटरनल कोड नॉलेज, देन टेस्ट कोड, पाथ एंड लॉजिक, बस ये सारी चीजें थी व्हाइट बॉक्स में। एंड देन इसके बाद आता है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज एप्लीकेशंस। अब देखिए, अगर हमें कोड का पूरा इंटरनल डाटा पता होना चाहिए, रिसोर्सेज, जो भी सोर्सेज है यानी कि सोर्स कोड है उसका, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। हर एक तरह का लॉजिक क्या क्या है, अगर कोई फंक्शन है तो ये क्यों है, किस तरह का ये वर्क कर रहा है, अगर सारी चीजों का पता होना जरूरी है तो ऑब्वियसली बात है कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही। सो यही है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब बात आती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की। सो देखिए, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट कंबाइंस ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोचेस। द टेस्टर हैज सम नॉलेज ऑफ द इंटरनल डिजाइन और डाटाबेस बट नॉट द कंप्लीट सोर्स कोड। अब इसे छोड़िए, बहुत पढ़ लिया। देखिए, ब्लैक बॉक्स में क्या हो रहा था कि हमें इंटरनल लॉजिक नहीं पता था, हमें सिर्फ इनपुट आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था उन पर बात कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर फोकस करके हम अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे थे। व्हाइट बॉक्स में इंटरनल लॉजिक सारी चीजें पता थी। अब दोनों का मिक्सअप मान लीजिए या तो आप, या फिर ग्रे बॉक्स को इस तरह समझिए कि थोड़ा व्हाइट बॉक्स थोड़ा ब्लैक बॉक्स। यानी कि ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट कंबाइंस ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। यानी कि ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों को कंबाइन कर जो अप्रोच बनती है उसे हम ग्रे बॉक्स कहते हैं। यानी कि टेस्टर को थोड़ा नॉलेज रहता है इंटरनल सोर्स का और डाटाबेस का, बट कंप्लीट सोर्स नॉलेज नहीं रहता है, तब हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आप लोगों को व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स समझ में आया होगा। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, यानी कि अगर हमने इतना सब लिखा है तो अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, अब ER या फिर आप इसे एक बार रीचेक कर लीजिएगा, पार्टीशनिंग होगा या फिर पार्टीशनिंग ही है। सो देखिए, इट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है इन विच द इनपुट डाटा इज डिवाइडेड इनटू इक्विवेलेंट ग्रुप। यानी कि हमारा जो इनपुट डाटा है उसे हम इक्विवेलेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं, यानी कि पार्टीशन करते हैं। वन टेस्ट केस इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप से एक टेस्ट केस सिलेक्ट करते हैं एंड उसे चेक करते हैं। ऑल वैल्यूज इन सेम ग्रुप आर एक्सपेक्टेड टू सिमिलर। यानी कि हम अपने पूरे डाटा को, हमारा जो पूरा सिस्टम है उसे डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पार्टीशन करते हैं उनके। देन हर एक ग्रुप में से एक डाटा या फिर अब इस तरह से एवरेज डाटा निकाल कर उसे चेक करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिमिलर ग्रुप में है अगर तो वो सही होगा तो पूरा ग्रुप भी सही होगा। यानी कि किस तरह से, अगर हमारे पास कोई डाटा है, यानी कि अगर 18 से लेकर 60 तक का डाटा है तो हम यानी कि 18 से नीचे यानी कि 17 को चेक नहीं करेंगे, हम 16 से ऊपर यानी कि 61 को चेक नहीं करेंगे, या फिर बात करें हम कि हम 15 को चेक कर लें सिर्फ इसके अंदर वाले को, तो ऐसा भी नहीं। हम इन दोनों का यानी कि लगभग जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां से जैसे 30 उठाया हमने और इसे चेक किया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ग्रुप में सारी चीजें अगर 30 सही है तो सारी चीजें सही होगी। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग को। सो
इसके बाद बात आती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, देखिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक इन विच टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड on the boundary edge value of the input range because errors are most likely to acquire at the boundaries। तो देखिए आप बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यानी कि BVA हमारा एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी अगर कोई रेंज है तो हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कि हम सिर्फ बाउंड्री वैल्यू को ही चेक करके बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यानी कि हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि अगर बाउंड्री वैल्यू सही है तो हमारा पूरा ग्रुप सही होगा। सो अब एग्जांपल के लिए वैलिड रेंज है हमारी 18 to 16 भाई। सो देखिए बाउंड्री वैल्यू क्या होंगी हमारी, अब 17, 18, 19, 59, 60, 61। लेकिन अगर हम 17 की बात करें तो ये तो रेंज से ही बाहर है, तो जस्ट बिलो है तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। अब 61 की बात करें तो जस्ट अबव, यानी कि ये भी रेंज से बाहर है तो इसे चेक नहीं करेंगे। लेकिन 18 बाउंड्री पर है, इसे चेक करेंगे, 60 को चेक करेंगे, एंड इससे जस्ट अबव लोअर बाउंड्री यानी कि हमारी जो 18 है इससे जस्ट बड़ा है 19, तो इसे चेक कर लेंगे हम। तो यानी कि इस तरह से। और सुनिए ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अगर आप ये नहीं भी समझे नहीं भी लिखें तो काफ़ी है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।